नमस्कार दोस्तों, मैं कंपटीशन टारगेट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं सत्यपाल सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं एक वीडियो के साथ पुनः उपस्थित हुआ हूं। आज का ये जो वीडियो है वो मुख्य रूप से मेंसुरेशन को लेके होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी जीडी, सीटेट, टेट, इन सभी परीक्षाओं में जो है मेंसुरेशन के पार्ट्स पूछे जाते हैं और यह पार्ट जो होता है वो थोड़ा ज़्यादा टफ होता है। टफ इसलिए होता है क्योंकि विद्यार्थी जो है प्राथमिक शिक्षाओं में इन चैप्टरों को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, आगे चलकर ये टफ होने लगता है। तो हम आज इनके कुछ फार्मूले लेके आए हैं, उन फार्मूलों पर हम पहले प्रयास करेंगे, फिर उसके बाद उन फार्मूलों को वो कैसे आए हैं इन पर प्रयास करेंगे और फिर उसके बाद जो है हम आगे प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ फार्मूलों को मेंसुरेशन के बारे में। क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति यानी मेंसुरेशन, वैसे देखा जाए तो कंपटीशन में ये इसमें दो भाग पूछे जाते हैं। एक होता है क्षेत्रफल, या ऐसे कह सकते हैं कि एक जो होते हैं वो 2D आकृति। 2D आकृति का मतलब कि जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई हो। दूसरा जो है 3D आकृति। ध्यान दीजिएगा 2D आकृतियां कौन कौन से होते हैं, तो इसमें होता है त्रिभुज, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, उसके बाद वर्ग, उसके बाद आयत, उसके बाद वृत्त, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज जिसको पैरेललोग्राम कहते हैं, और समलंब चतुर्भुज, और समषष्टभुज। ये परीक्षाओं में ज्यादा पूछे जाते हैं। ये सारे जो है पूछे जाते हैं, यानी ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्किल और रोम्बस, पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम और समषष्टभुज। 3D आकृतियों में कौन कौन सी आकृतियां जो पूछी जाती हैं, वो पूछे जाते हैं घन, घनाभ। ध्यान दीजिएगा, इस आपको ध्यान में रखना होगा आपको। घन, घनाभ, उसके बाद गोला, शंकु, बेलन, बेलन, अर्धगोला। ये तो सभी परीक्षाओं में आते हैं, लेकिन आजकल कुछ परीक्षाओं में प्रिज्म और पिरामिड, ये दो प्रश्न जो हैं और पूछे जाने लगे हैं। तो कुल मिला के हमको इनके बारे में पढ़ना है। इनमें से मैं सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं छोटी परीक्षाओं में वो 2D आकृतियों के होते हैं। तो 2D आकृतियों में हम जो है सबसे पहले शुरू करते हैं इन 2D आकृतियों में, यानी त्रिभुज में। तो चलिए आगे नेक्स्ट में त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित कुछ फार्मूले होते हैं उनको मैं बता देता हूं। तो पहला जो है ट्रायंगल यानी त्रिभुज, और त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजा से घिरी हुई आकृति, तीन भुजा से
घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रि मतलब तीन, भुज मतलब भुजा, जिसकी तीन भुजाएं होती हैं उसको त्रिभुज कहती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग त्रिभुज के अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। और तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है वो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजा का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। यानी कोई भी आकृति जिनकी तीन भुजाएं होती हैं उनको त्रिभुज कहते हैं। हो सकता है कि ये सभी अलग अलग लंबाइयों के हों, हो सकता है कि ये सभी समान लंबाइयों के हो सकता है कि किन्हीं दो भुजाओं की लंबाइयां समान हो। तो अब रही बात कि हम चलते हैं कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस लाइन से त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। एक प्रश्न इसी लाइन से आ जाता है कि यदि जैसे मैं प्रश्न बोल रहा हूं, यदि भुजा की लंबाइयां निम्न हो तो किससे त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। A, B, C, D 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर ये सवाल रहे कि किससे त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता, तो जब ये प्रश्न आ जाएगा तो आपको ये समझना होगा कि कौन सा ऐसा इसमें ऑप्शन है जिसमें दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से छोटा है। तो इसी बात को कहेंगे कि किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है। इसी को उल्टे भी कह सकते हैं कि दो छोटी भुजाओं का योग तीसरी बड़ी भुजा से सदैव बड़ा होता है। तो दो छोटी भुजा 3 और 4 5 से बड़ा है, इससे त्रिभुज बन सकता है। ध्यान दीजिएगा। और 8 और 5 13 होता है, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो इनसे भी बन सकता है। 7 और 10 17 है, तीसरी भुजा से बड़ा है, तो इनसे भी बन सकता है। 8 6 14 तीसरी भुजा से छोटा है, यानी इसी से त्रिभुज नहीं बन सकता। यानी आपका सही उत्तर होगा वो, इससे ये बन नहीं सकता। यानी सही उत्तर जो होगा वो डी वाला होगा। कौन सा होगा? डी वाला होगा। तो मुझे विश्वास है कि यह बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि दो छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से सदैव बड़ा होता है, उसी से त्रिभुज का निर्माण किया जाता है। चलिए आगे हम चलते हैं कि त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं। सबसे पहले मैं त्रिभुज की अवधारणा के बारे में बता दूं कि त्रिभुज, आपने नाम सुना होगा, मिस्र में एक शहर है गीजा, और गीजा में पिरामिड बने हुए हैं। पिरामिड जो बने हुए हैं वो त्रिभुजाकार बने हुए हैं। पिरामिड जितने भी बने हुए हैं वो त्रिभुजाकार आकृति के बने हुए हैं। और मिस्र के शहर में ही है एक जगह अलेक्जेंड्रिया के रहने वाले थे हीरोन, और उन्होंने ही त्रिभुज के जो है कुछ क्षेत्रफल वाले फार्मूले दिए थे। तो अभी मैं आपको लेके चलता हूं, आगे समझाने का प्रयास करता हूं। तो त्रिभुज में अब त्रिभुज के प्रकार, तो त्रिभुज के प्रकार ध्यान दीजिएगा, मैं आपको समझा देता हूं, मैं बोल लेता हूं, आप नोट कर लीजिएगा कि त्रिभुज के प्रकार में पहला जो प्रकार होता है, एक होता है समबाहु।
समबाहु। दूसरा होता है, यानी इसको समद्विबाहु। तीसरा होता है विषमबाहु। और चौथा होता है लंबाई के आधार पर, वो होता है समकोण। समकोण त्रिभुज। तो ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज ये क्या होता है कि ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान होती हैं। जब सभी भुजाएं समान होंगी तो अंदर के कोण भी समान होंगे, और ये प्रत्येक कोण जो है वो 60 डिग्री के होते हैं। कितने डिग्री के? 60 डिग्री के होते हैं। उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। अब इससे जो पूछा जा सकता है वो दो चीजें, एक चीज होता है क्षेत्रफल और एक चीज होता है परिमाप। एक चीज होता है क्षेत्रफल और दूसरी चीज होती है परिमाप। अब कुछ लोगों को यह भी नहीं मालूम है कि क्षेत्रफल क्या होता है, परिमाप क्या होता है। परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, यानी उस आकृति के चारों ओर की माप जो कहलाता है उसको कहते हैं परिमाप। जैसे अगर ये प्रत्येक भुजा, ये चिन्ह, इस चिन्ह का मतलब होता है कि सभी भुजाएं एक ही है, यानी समान है। तो यदि परिमाप अगर निकालना होगा तो परि मतलब चारों ओर की माप निकालना होगा, यानी इसको हम कह सकते हैं कि a प्लस ए प्लस ए, ये 3 बार जोड़ लें, या फिर इसको हम कह सकते हैं 3a। अब दूसरी बात होती है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो होता है करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर, करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर। ठीक है। दूसरा होता है इसकी ऊंचाई, इसकी जो है ऊंचाई, और इसकी ऊंचाई का जो सूत्र होता है, ध्यान दीजिएगा, इसकी ऊंचाई का जो सूत्र होता है, इसकी जो ऊंचाई का सूत्र होता है, ऊंचाई होता है करनी में 3/2, करनी में 3/2 गुणे भुजा। ये आप लोगों को जानना होगा, करनी में 3/2 गुणे भुजा। आगे होता है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज को ऐसा त्रिभुज कहते हैं कि जिसकी दो भुजाएं समान हो, तो जब समान भुजा के सामने के कोण भी समान होते हैं, और एक भुजा असमान हो, तो ये देखिए, ये सिंगल लाइन खींचा हूं, इसका मतलब ये समान है, ये भुजा असमान है। यानी अगर इसको मैं a मानूं, इसको मैं b मानूं, तो इसको भी a मानना पड़ेगा, और ये हो जाएगा b। तो जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक भुजा असमान होती है उसे कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज के भी दो चीजें होती हैं, एक होता है परिमाप और दूसरा होता है क्षेत्रफल। और अगर पूछा जाएगा इसमें तीसरी बात, तो ये पूछा जा सकता है ऊंचाई। तो ध्यान दीजिएगा इन तीनों बातों को। परिमाप क्या होता है? परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप। तो चारों ओर की नापना होगा तो हम इन सभी को जोड़ देंगे, यानी a प्लस b, या इसको कह सकते हैं 2a प्लस b। अच्छा, अगर क्षेत्रफल निकालना होगा तो ध्यान दीजिएगा, अभी मैं इसमें आपको समझाऊंगा इस बात को, और वो सारे सूत्र कहाँ से आए हैं। क्षेत्रफल निकालने का सूत्र जो होता है, असमान भुजा बटे के 4 ब्रैकेट में 4 गुणे समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर, ये होता है। ये सूत्र जो है बहुत ही मस्त होते हैं। आपको मैं बता दूं कि जिनको सूत्र याद नहीं होता है वो इस चैप्टर को लगा नहीं पाते हैं। ठीक है, परीक्षा कम है, परीक्षा में समय कम है, इसलिए मैं सारे छात्रों से यही कहूंगा कि वो दिन रात एक कर दें, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत बदल जाए। ठीक है, तो असमान भुजा बटे के 4 गुणे समान भुजा माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। अगर ऊंचाई पूछेगा तो 1/2 ब्रैकेट में 4 गुणे समान भुजा का स्क्वायर, ये ध्यान दीजिएगा, ये हट जाएगा कि 1/2 4 गुणे समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर, ये होता है किसी के लिए।
अब आगे हम चलते हैं, वो होता है भाई विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज किसे कहते हैं कि जिनकी सभी भुजाओं की लंबाइयां अलग अलग हों, उनको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। और विषम बाहु त्रिभुज की का दो चीजें पूछा जा सकता है। एक पूछा जा सकता है परिमाप, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, माप मतलब नाप। तो चारों ओर की नाप कैसे निकालेंगे, इसकी लंबाई ले लेंगे, इसकी लंबाई ले लेंगे, इसकी लंबाई ले लेंगे, a प्लस बी प्लस सी, और इसी को हम कह सकते हैं तीनों भुजाओं का योग। दूसरा इसका क्षेत्रफल का एक सूत्र होता है, और वो सूत्र क्या होता है क्षेत्रफल का, ध्यान दीजिएगा, यस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, जहां एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बटे के 2। इसी को कहते हैं हीरोन का फार्मूला। किसका फार्मूला, हीरोन का सूत्र, हीरोन फार्मूला कहते हैं। ये हीरोन कौन थे भाई, हीरोन का जन्म जो हुआ था अलेक्जेंड्रिया मिस्र में हुआ था, और इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में ही जो है इन्होंने इस फार्मूले को दिया था, जिससे किसी भी त्रिभुजाकार आकृति में कितने कपड़े लग सकते हैं। क्षेत्रफल में अक्सर कंफ्यूजन होता है, परिमाप मतलब चारों ओर की माप, और क्षेत्रफल का मतलब कि इसको ढकने के लिए कितना कपड़े की जरूरत होगी, उसी को हम कहेंगे क्षेत्रफल। तो हीरोन ने सबसे पहले बताया था, और हालांकि ये भारत के ही रहने वाले ब्रह्मगुप्त थे, जिन्होंने चक्री चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फार्मूला बताया था। उसी आधार पर हीरोन ने इस बात को बताया था। लेकिन फिर भी हम हीरोन को जानते हैं। हीरोन जो मिस्र के निवासी थे और अलेक्जेंड्रिया में उनका जन्म हुआ था। तो उन्होंने एक सूत्र दिया था कि तीनों भुजाओं का योग करके आधा कर दीजिए, तीनों भुजा का योग करके आधा कर दीजिए। अब उसी में से करणी में पहली भुजा, वो आधा जो है वो तो रहे, फिर करणी में से पहली भुजा घटा दीजिए, दूसरी भुजा घटा दीजिए, तीसरी भुजा घटा दीजिए, और उनका गुणनफल करने पर जो आएगा वही होगा विषम बाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब ये बातें तो बताई थी किसने भाई, हीरोन ने। लेकिन हम आपको कुछ बातें ऐसी बता रहे हैं, इस पे ध्यान देना होगा, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन में पड़ सकते हैं। क्या बात है भाई कि कब मान लीजिए हमको ये पता चल जाए तो ये सभी कोण जो है 90 डिग्री से कम है, तो इसको हम कहेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अच्छा, कभी कभी एक कोण जो होगा वो ज्यादा होगा, और कभी कभी यानी 90 डिग्री से 90 डिग्री हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समकोण त्रिभुज यानी एक कोण 90 अंश का हो। तो जब एक कोण का 90 अंश का हो तो इसका भी जो है क्षेत्रफल का सूत्र होता है कि इसका परिमाप जो होगा, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, तो ये हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर एक कोण 90 अंश का होता है तो इसका क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, दोनों छोटी भुजा का गुणनफल बटे के 2, दोनों छोटी भुजा का गुणनफल बटे के 2, दोनों छोटी भुजा का गुणनफल बटे के 2 होता है, दोनों छोटी भुजा का गुणनफल बटे के 2 होता है। ये होता है किसी भी समकोण त्रिभुज का फार्मूला। अब आपको एक बात मैं बता दूं कि ये कब हम पता करेंगे कि न्यून कोण है, कब हम पता करेंगे कि ये समकोण है, कब हम पता करेंगे कि ये अधिक कोण है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, त्रिभुज जो है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिएगा। इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं, आप अपना नोट्स बना रहे होंगे तो उसको लिख लीजिएगा कि जब दो छोटी भुजा, ध्यान दीजिएगा, कोई दो भुजा का वर्ग, आगे मैं चलता हूं, समझाने का प्रयास करता हूं। कोई दो छोटी भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा, तीसरी भुजा के वर्ग से बड़ा हो, तो यह त्रिभुज जो होगा वो न्यून कोण होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा, न्यून कोण त्रिभुज होगा।
जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर हो तो वो समकोण त्रिभुज होगा। यानी अवश्य है कि इसका एक त्रिभुज जो होगा, एक त्रिभुज का एक कोण जो होगा वो समकोण होगा। और जब दो छोटी भुजा के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग से छोटा हो, यानी तीसरी भुजा का वर्ग बड़ा हो, तो वह त्रिभुज जो होगा वो अधिक कोण त्रिभुज होगा। कैसा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो ये रहे भाई त्रिभुज से संबंधित कुछ फार्मूले जिनको आपको जानना होगा। अब आगे चलते हैं। आगे अगला आकृति जो होता है वो अगली आकृति जो होती है वो होती है भाई, अगली आकृति जो होती है वो होती है वर्ग। SQUARE। ये कुछ बेसिक फार्मूले हैं, इनको मालूम रहेगा तभी आप जो है कर पाएंगे। ठीक है, हम ध्यान देते हैं। वर्ग स्क्वायर क्या होता है भाई? जिसकी सभी भुजाएं समान हो, ऐसा चतुर्भुज। चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो और प्रत्येक कोण 90 अंश का हो। ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक कोण 90 अंश का हो उसे कहते हैं वर्ग। अच्छा, वर्ग के एक कोने से दूसरे कोने के जो रेखा मिलाए उसको हम कहते हैं विकर्ण। क्या कहते हैं? विकर्ण। विकर्ण जो शब्द आया हुआ है वो आया हुआ है इसी समकोण त्रिभुज से। ध्यान दीजिएगा, इसी समकोण त्रिभुज से ही विकर्ण शब्द आया हुआ है। यानी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है, उसी को हम कहते हैं कर्ण। और जब दो त्रिभुज के सामने वाली भुजा हो, कॉमन हो, जब दो त्रिभुज के सामने वाली भुजा हो उसको हम कहेंगे विकर्ण। ये क्या है भाई? विकर्ण है, क्योंकि इस त्रिभुज के सामने वाला भी इसके त्रिभुज में, तो ये विकर्ण है। तो एक त्रिभुज के भीतर जो होते हैं वह दो विकर्ण बन सकते हैं। कितने विकर्ण बन सकते हैं? वैसे मैं एक सूत्र बता रहा हूं विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का। ध्यान दीजिएगा, विकर्णों की संख्या ज्ञात करना, विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र है n × n-3/2। विकर्णों की संख्या किसी भी आकृति में विकर्णों की संख्या कितनी होगी? तो n × n-3/2 होगी। अगर ये पूछ लिया जाए कि समअष्टभुज के भीतर विकर्णों की संख्या क्या होगी? तो ध्यान दीजिएगा, अष्टभुज तो इसका सूत्र होता है 8 × 8-3/2। 2 से कट कर देंगे 4, यानी 4 × 5, यानी टोटल हो जाएगा 15। अब हम सिखाते हैं 20। ठीक है, तो चलिए मैं सिखाता हूं कैसे। ये आकृति है और ये इस तरीके से ये वाली आकृति है। इसको हमने इधर मिला दिया, इसको हमने इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया, इसको इधर मिला दिया। अब हमसे पूछा जा रहा है कि विकर्णों की संख्या ज्ञात करो। तो ध्यान दीजिएगा, यह कोना तो इस कोने से मिल चुका है। ध्यान दीजिएगा, यही सारे कोने हैं, ये सारे कोने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये सारे कोने तो मिल चुके हैं। अब यहां से ये कोना नहीं मिला हुआ है। ध्यान दीजिएगा, ये 1, 2 विकर्ण, 3 विकर्ण, 4 विकर्ण, 5 विकर्ण। 5 विकर्ण तो यहां से मिल गया, इससे ये वाला मिला हुआ है। 6 विकर्ण, 7 विकर्ण, 8 विकर्ण, 9 विकर्ण और 10 विकर्ण। 10 विकर्ण तो आपको यहां से दिखाई दे दिया। अब यहां से चलते हैं, 11 विकर्ण, 12 विकर्ण, 13 विकर्ण और 14 विकर्ण, ये यहां से दिखाई दिया। ये तो इससे मिल चुका है। फिर अब यहां से चलते हैं तो यहां से ये 15 विकर्ण, 16 विकर्ण, 17 विकर्ण और ये तो मिला हुआ है। फिर यहां से चलते हैं 18 विकर्ण, 19 विकर्ण और बाकी इनसे सारे मिले हुए हैं। इनसे मिलाते हैं तो ये वाला 20 विकर्ण।
यानी टोटल विकर्णों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। ये सूत्र आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो जिनको मालूम नहीं है वो इस सूत्र को ध्यान दे लें, क्योंकि आगे आएगा तो बताता चलूंगा, लेकिन फिलहाल तो आप इसको जानते रहिएगा, ठीक है। विकर्णों की संख्या निकालने का सूत्र क्या होता है। तो हम चलते हैं वर्ग। अब वर्ग के बीच भुजाएं क्या होती हैं, सभी समान होती है। अगर ये ए है, ये ए है, ये ए है, ये है, तो अगर इसका जो है पूछा जाएगा तो एक होगा परिमाप। परि मतलब क्या होता है, चारों ओर, माप मतलब माप। तो चारों ओर की नाप क्या होगी भाई, ये सभी भुजाओं को जोड़ दीजिए, तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, यानी इसी को कहेंगे 4 इंटू ए, यानी इसी को दूसरी भाषा में हम कह लेते हैं 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा। तो ये 4 बार भुजा को जोड़ दीजिए या 4 गुणे भुजा कर दीजिए, तो बात तो एक ही होगी, ठीक है। अब इसका होता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल होता है किसी भी जो है तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, या इसी को हम कह सकते हैं भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल कह सकते हैं। अब इसके विकर्ण विकर्ण की बात की जाए तो विकर्ण, इसके विकर्ण की लंबाई की बात की जाए, ध्यान दीजिएगा, इसके विकर्ण की लंबाई की बात की जाए तो विकर्ण क्या हो जाएगा भाई, तो ध्यान दीजिएगा कि अब ये ध्यान दीजिएगा, ये वर्ग है, वर्ग के विकर्ण, चूंकि ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, तो आपको मैं बता दूं कि विकर्ण बराबर क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से ये कर्ण होगा, कर्ण यानी विकर्ण, इसके लिए भी ये कर्ण है, इसके लिए भी ये कर्ण है, यानी विकर्ण। तो विकर्ण यानी डायगोनल, विकर्ण बराबर क्या होगा, तो कर्णी में ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यानी ये हो जाएगा 2 बार कर्णी में ए स्क्वायर, तो इसमें से एक बार निकल जाएगा और ये बच जाएगा, तो विकर्ण बराबर होता है 2 बार कर्ण, ए कर्णी में 2, ए कर्णी में 2 होता है। चलिए अगली आकृति हम समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगर विकर्ण दिया हो, यदि ये इसको भी लिख लीजिए, यदि विकर्ण दिया हो, ये शॉर्ट है, विकर्ण दिया हो तो क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का स्क्वायर बटे के 2। ध्यान दीजिएगा, विकर्ण का स्क्वायर बटे के 2। क्यों मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि जब विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा सूत्र कहां से आ रहा है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब हम विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो एक कर्णी में 2 का स्क्वायर करेंगे और पूरी की तरह बटे के 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, ये वर्ग कर्णी हट जाती है तो गुणे 2 हो जाएगा, बटे के 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी हमारा उत्तर क्या आएगा भाई, तो वो सीधे सीधे आ जाएगा ए स्क्वायर, जो कि हमारा जो है भुजा का स्क्वायर क्षेत्रफल का फार्मूला है। तो विकर्ण का स्क्वायर बटे के 2 होता है। चलिए तो आगे हम चलते हैं। आगे होता है आयत, RECTANGLE, रेक्टेंगल। आयत क्या होता है, ऐसी आकृति जिसके आमने सामने की भुजा समान हो, आमने सामने की भुजा समान हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो। अब यहीं से एक फार्मूला आ जाता है कि सारे वर्ग आयत होते हैं, सारे वर्ग आयत होते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वर्ग के भी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और प्रत्येक कोण जो होते हैं वो 90 अंश के होते हैं, 90 अंश के होते हैं। तो यानी स्क्वायर भी एक प्रकार का क्या होता है, आयत होता है, स्क्वायर भी एक प्रकार का आयत होता है। अब हम चलते हैं इनके बारे में आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो होता है इसका एक चीज होता है परिमाप, यानी इसको अगर मैं कह दूं तो ये L है, लेंथ है, लंबाई है, इसी L मतलब लंबाई, और B फॉर ब्रेथ, ब्रेथ मतलब चौड़ाई, चौड़ाई। तो अगर मैं कह दूं कि इसका परिमाप बताओ, परिमाप बताओ, तो परिमाप क्या होगा भाई कि लंबाई लंबाई 2 बार जोड़ेंगे, चौड़ाई चौड़ाई 2 बार जोड़ेंगे,
तो 2 बार जो होगा वो लंबाई हो जाएगा और 2 बार जो होगा वो चौड़ाई हो जाएगा। तो इसमें से 2 को कॉमन ले लेंगे तो लंबाई और धन चौड़ाई, ये जो होगा इसका परिमाप होगा। अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं तो क्षेत्रफल कहां से आएगा, तो क्षेत्रफल जो हो जाएगा, अगर इस क्षेत्रफल का मतलब कि इसको ढकने के लिए कितना कपड़ा चाहिए, तो अगर मैं क्षेत्रफल में अगर बात करूं तो कितना कपड़ा चाहिए, तो आप कहेंगे कि सर जी इतना लंबा ले लीजिए और इतना चौड़ा ले लीजिए, तो ये लंबा और ये चौड़ा कपड़ा पूरी तरीके से ढक देगा। तो यानी इस क्षेत्रफल को कहते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, ये होता है। अब दूसरी बात क्या हो सकती है कि इसमें रखा जा सकने वाला बड़ा से बड़ा डंडा, रखा जा सकने वाला बड़ा से बड़ा डंडा, और वो डंडा क्या होता है, उसी को कहते हैं भाई विकर्ण। क्या कहते हैं, विकर्ण। और ये विकर्ण क्या होता है, विकर्ण का मतलब होता है कि विकर्ण बराबर पाइथागोरस प्रमेय से लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर होता है। तो आपसे जो अधिकतर पूछे जा सकते हैं वो पुलिस की परीक्षा में वो वर्ग पूछे जा सकते हैं। आगे मैं चलता हूं, नेक्स्ट आकृति जो होती है वो होती है नेक्स्ट आकृति हो सकती है, वो हो सकती है भाई वृत्त की, वृत्त, वृत्त CIRCLE, सर्किल, ये हो सकती है सर्किल। तो सर्किल में क्या होता है भाई कि ये बात जो होती है, एक बिंदु से एक कोई वस्तु उसको R मानकर अगर चारों तरफ खींच दिया जाए तो इसको वृत्त कहेंगे। 2 बातें हो सकती, एक होती है इनकी परिमाप। अब चूंकि परिमाप नहीं, इनको बोलते हैं परिधि, और इस बात को, इस जो सफेद वाली लाइन है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस यानी व्यास, इनको हम कहते हैं व्यास, और ये इसको हम डायमीटर इसको कहते हैं, और ये है इस त्रिज्या को हम रेडियस कहते हैं, त्रिज्या को R से दिखाते हैं। ध्यान दीजिए, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है, त्रिज्या जो होती है वो व्यास की आधी होती है। अब हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये बात जो है सबसे पहले भारत के रहने वाले आर्यभट्ट ने बताया था कि यदि व्यास में एक नियतांक होता है पाई, उसका गुणा कर दिया जाए तो पूरा कितना घेरने में रस्सी चाहिए, इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पाई का गुणा कर दिया जाए, इसमें पाई का गुणा कर दिया जाए तो पूरा कितनी रस्सी चाहिए, वो चाहे छोटी सी हो चाहे बड़ा सा बड़ा गोला हो, वो पता चल जाएगा कि उसमें कितना घेरने के लिए रस्सी चाहिए। तो ये जो है देन भारत की ही है कि इसका अगर व्यास मालूम हो तो व्यास में ही हम एक नियतांक पाई का गुणा कर देते थे, और वो पाई का गुणा कर देने के बाद हमको जो है पता चल जाता था। ठीक है, वैसे मैं आपको बता दूं कि पाई दिवस जो मनाया जाता है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, और ये आइंस्टीन का जन्मदिन है, आइंस्टीन का जन्मदिन है। और ऐसा इसलिए मनाया जाता है क्योंकि जो है आइंस्टीन, ये पाई का मान जो होता है 3.14, सॉरी मैंने ये 3 मार्च बोल दिया, 14 मार्च को, 14 मार्च को, ये 14 जो है मार्च और तीसरे महीने में आइंस्टीन का जन्म पड़ता है, और इसी दिवस को मनाया जाता है पाई दिवस। ठीक है, 14 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, तो ये परिधि का होता है, परिधि या इसी को कह सकते हैं कि पाई इंटू डी, डी मतलब व्यास, या व्यास जो होता है वो आर का डबल होता है। तो यही से एक सूत्र होता है 2 पाई आर। ये दोनों बातें जो आ रही हैं वो यहीं से आ रही हैं। अब आगे अगली बात जो है मैं बताता हूं वो होता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर। अगर इस रेडियस के स्क्वायर में किसी एक नियतांक पाई से गुणा कर दिया जाए तो वो होता है इसका क्षेत्रफल। अब हम चलते हैं कि जरूरी तो नहीं कि ये पूरा वृत्त ऐसे ही रहे। एक्चुअली में ये क्या होता है
कि इस वृत्त में कभी कभी ध्यान दीजिएगा एक हम ऐसा जो है वृत्तखंड बना देते हैं जो कि इस चाप पर बना होगा। ये कोण होगा थीटा डिग्री और ये वृत्तखंड होगा और ये लघु वृत्तखंड होगा। इसको हम बोलते हैं चाप, आर्क। ये यहां से लेके यहां तक की जो दूरी होती है इसको बोलते हैं चाप। तो इसका जो है परिमाप जो होगा, परिमाप इस चाप की लंबाई, या इसको कहते हैं चाप की लंबाई, या इसी को परिमाप बोलेंगे। चाप का परिमाप जो होगा, यानी ये चार परिमाप नहीं कह सकते, चाप की लंबाई पहले निकालते हैं। तो चाप की लंबाई जो होगी वो होगी 2 पाई आर थीटा बटे 360। एक्चुअली में यहां पे भी 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है, लेकिन चूंकि सभी पूरा ले लिया तो यहाँ पे 360 बटे के 360 हो जाएगा और ये कट जाता है, यानी इसका मान 1 आ जाता है, इसलिए इसको हम 2 पाई आर ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे स्पेशल कोण है, इसी कोण वाले ही दूरी को लिया जा रहा है, इसलिए इसका जो चाप की लंबाई होता है 2 पाई आर थीटा बटे 360 होता है। अगर इसका क्षेत्रफल निकाला जाए, यानी इसको ढकने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा, क्षेत्रफल होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। यहां पे भी पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है, लेकिन 360 में से पूरा 360 काट देते हैं तो 1 हो जाता है, इसलिए क्षेत्रफल इसका जो होता है वो यही हो जाता है। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा। आगे और मैं चलता हूं। इसके अलावा जो है आपकी पुलिस में, एसएससी में और टेट में, जीडी में जो पूछे जा सकने वाला है वो है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज, तो सबसे पहले समचतुर्भुज का चित्र बनाना देखिए। ये एक बर्फी आपने खाई होगी, बर्फी तो वैसे सबको पसंद है, ठीक है। तो बर्फी आपने खाई होगी, जिस बर्फी की सभी भुजा की लंबाइयां समान हो, सभी भुजा की लंबाइयां समान हो, किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, उसको कहते हैं समचतुर्भुज। तो ध्यान दीजिएगा, इसकी लंबाई तो ये कर्ण विकर्ण जो अलग हो गया और ये विकर्ण जो हो गया वो छोटा हो गया। तो पहले तो इसका फार्मूला हो गया कि जिसकी सभी भुजा की लंबाइयां समान हो किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता है, उसे कहते हैं समचतुर्भुज, या उसको कहते हैं रोम्बस। ठीक है। अब इसका जो होता है, एक होता है परिमाप। तो परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप, यानी 4 गुणे ए 4 गुणे भुजा, यानी इसको कह सकते हैं 4a 4 गुणे भुजा। अब इसका जो होता है, इसके विकर्ण जो होते हैं, इंपॉर्टेंट बात जो होती है, इसके जो विकर्ण होते हैं वो विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं। यानी ये एक दूसरे को 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर, ये 90 डिग्री पर काटते हैं। तो जब 90 डिग्री की बात हो जाएगी तो ये पूरा जो है ये d1/2 हो जाएगा। ये d मतलब डायगोनल यानी विकर्ण, d मतलब डायगोनल, ये d2 हो जाएगा, d2/2 हो जाएगा, ये d2/2 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, इस वाले को हमने पूरे को माना था d1 और जो इस तरीके से था इसको माना था d2। तो ये आधी दूरी हो गई, आधी दूरी हो गई, एक दूसरे को आधे आधे पर ही काटते हैं और 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो वर्ग का विकर्ण जो होता है वो क्या होता है भाई, यानी ए क्या है भाई, यानी भुजा। तो भुजा जो होती है वो √d1/2 का होल स्क्वायर माइनस प्लस d2/2 का होल स्क्वायर होता है। यानी दोनों विकर्णों, ये किस प्रमेय से, तो पाइथागोरस के प्रमेय से, कि सामने वाले 90 डिग्री के सामने वाली भुजा जो होती है कर्ण होती है, तो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर का योग जब करेंगे तो वो होगा इसके स्क्वायर के बराबर। तो ये बराबर हो जाएगा कर्णी में, ध्यान दीजिएगा। और इसका पूछा जाता है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल, ध्यान दीजिएगा, विकर्णों का गुणनफल
बटे के 2। विकर्णों का गुणनफल बटे के 2 होता है, अर्थात इसी को हम कह सकते हैं d1 इंटू d2/2। तो ये होते हैं समचतुर्भुज के बारे में। आपने समचतुर्भुज से इससे ज्यादा कुछ नहीं आता है। ये भुजाएं दे दी जाती है, अक्सर ये पूछ दिया जाता है कि ये जो है 16 है और ये जो है 12 है, तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा, ये 16 है तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 6, और 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 10 का स्क्वायर। तो इसका परिमाप पूछा जाता है तो 10, 10, 20, 10, 30, 10, 40, तो टोटल हो जाता है 40। चलिए ऐसे सवाल मैं तमाम सवाल जो है नेक्स्ट वीडियो में हल करवाऊंगा, ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन सारे सूत्रों को आपको ध्यान देना होगा, ठीक है। आगे मैं समझाता हूं। अगला क्या है? अगला है समांतर, समांतर या समानांतर चतुर्भुज। ये दोनों बातें एक ही होती हैं कि जब किसी चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं समान हो किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का न हो, उसे कहते हैं समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज की एक चीज होती है, ये होती है ऊंचाई, ये होती है ऊंचाई। तो इसका होता है, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई, और ये हो जाएगा लंबाई, ये हो जाएगा चौड़ाई, और ये हो जाएगा ऊंचाई। तो एक चीज इसमें पूछा जाएगा, वो पूछा जाएगा परिमाप। तो परिमाप बराबर क्या होगा? 2 लंबाई और धन चौड़ाई। ध्यान दीजिएगा। अगला पूछा जा सकता है इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कि इसको ढकने के लिए कितने कपड़े की जरूरत होगी। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ध्यान दीजिएगा कि आधार, आधार गुणे ऊंचाई। अब ये आधार की जगह इसको आधार मान सकते हैं, या अगर इसको आधार मान रहे हैं तो यहां से हमको जो है, या इसको हम आधार मान रहे हैं तो हमको ये ऊंचाई लेनी होगी। ध्यान दीजिएगा, ये ऊंचाई होगी। तो किसी को भी आधार मान सकते हैं, हम इसको भी आधार मान सकते हैं तो ये ऊंचाई होगी। अगर हम इसको आधार मान रहे हैं तो यहां से ये ऊंचाई होगी, ठीक है। अगर हम इसको यहां आधार मान रहे हैं तो यहां से इसकी ऊंचाई जो है लेनी पड़ेगी। इसको आधार मान रहे हैं तो ये वाली ऊंचाई लेनी पड़ेगी। तो ध्यान दीजिएगा, ये अक्सर पूछा जाता है, इसमें अक्सर बच्चे कंफ्यूजन हो जाते हैं क्योंकि इनकी ऊंचाई पूछ लेता है। तो कोई भी ये आधार गुणे ऊंचाई जो होती है वो समान होती है, ठीक है। ये होता है इसका क्षेत्रफल। आगे जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज को कहते हैं ट्रेपेजियम। समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज का मतलब क्या होता है कि जिस चतुर्भुज की 2 भुजाएं समानांतर हों और 2 भुजाएं असमान हों, इनको हम कहते हैं समलंब चतुर्भुज। तो ये अलग लंबाई हो गई, ए हो गई, बी हो गई, ये सी हो गई, ये डी हो गई। तो इनका जो होता है परिमाप, परि मतलब चारों ओर, माप मतलब माप। तो चारों ओर की माप क्या होगी? तो सबको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अगर इसका पूछा जाएगा क्षेत्रफल, इसमें 2 ही बातें पूछी जाती हैं। तो जब इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो ये इनके बीच की दूरी है। तो अब कहेंगे कि समानांतर भुजा का योग बटे के 2। अब इनमें समानांतर भुजाएं कौन कौन सी हैं? भले से इसका नाम सी और डी है, कभी इसका नाम ए और बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन समानांतर भुजा का योग बटे के 2 गुणे उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी। तो ये होता है भाई, ये होता है इसका क्षेत्रफल। तो आज हमने जो है 2D आकृतियों से जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं उनके जो है बेसिक सूत्र जो है मैंने आपको बता दिया। एक बार फिर से मैं शुरू करूंगा, उनको आप ध्यान दीजिएगा कि ये कहां से मैंने शुरू किया था। वैसे मैं आपको बता दूं कि ज्यामिति का जनक जो कहा जाता है वो यूक्लिड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है भाई? यूक्लिड को कहा जाता है। यूक्लिड की पुस्तक का नाम क्या है? तो यूक्लिड की पुस्तक का नाम जो है वो एलिमेंट्स है, और एलिमेंट्स जो है
वो 13 भागों में विभाजित थी। कितनी भागों में? 13 भागों में विभाजित थी। ध्यान दीजिएगा, ज्यामिति का जनक जो होता है वो एलिमेंट्स को ये यूक्लिड को कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, ये पूरी की पूरी बात जो आपने पढ़ी है वो 2 मिनट में रिकॉल करा देता हूं। तो क्षेत्रमिति में जो प्रश्न आएंगे, क्षेत्रमिति में जो प्रश्न आएंगे वो एक 2D आकृति वाला होगा और इसमें जो है परिमाप और क्षेत्रफल पूछा जाएगा और इसमें आयतन पूछा जाएगा 3D आकृति वाले में। तो 2D आकृति वाले में कौन कौन सी आकृति होती है? त्रिभुज होता है, वर्ग होता है, आयत होता है, वृत्त होता है, समचतुर्भुज होता है, समानांतर चतुर्भुज होता है, समलंब चतुर्भुज होता है और समषष्ठभुज होता है। समषष्ठभुज का मतलब कि समान भुजा के 6 समचतुर्भुज बना दिए जाते हैं। अब हम चलते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज क्या होते हैं? 3 भुजाओं से आकृति को त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज के सदैव 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के छोटी भुजा का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो इससे एक सवाल बताया था कि निम्नलिखित में से किससे त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता? तो त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता कि जिन 2 छोटी भुजाओं का योग तीसरी भुजा से छोटा है, तो उससे जो त्रिभुज का निर्माण नहीं किया जा सकता। अच्छा, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है। आगे हमने पढ़ा कि अच्छा, आपकी समझ में आ रहा होगा कि हम क्यों नहीं त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं, क्यों नहीं त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं बता दूं कि जैसे ये मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, जैसे ये मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है। अब त्रिभुज के निर्माण के लिए हमने छोटी कक्षा में सीखा था कि एक रेखा खींच लेते हैं और दूसरी रेखाओं को जो है हम अपने प्रकार से जो है वो लंबाई लेके और उसको हम निशान लगाते थे। तो जैसे अगर हम निशान लगाएंगे, अगर ये मान लेते हैं ये 15 सेंटीमीटर रहा और अगर मैं 6 सेंटीमीटर का निशान लगाऊं और इधर से 8 सेंटीमीटर का निशान लगाऊं और इधर से जो है मैं 6 सेंटीमीटर का निशान लगाऊं, तो ये टोटल जो होगा वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को काट नहीं पाएंगे और इससे त्रिभुज का निर्माण नहीं हो पाएगा। क्योंकि त्रिभुज का निर्माण वहां होता था जहां पे ये दोनों जो है एक दूसरे को काटते थे और फिर हम इन रेखाओं को मिला देते थे तो त्रिभुज का निर्माण होता था। तो जब ये मिल ही नहीं पाएंगी तो त्रिभुज का निर्माण कहां से होगा। चलिए, तो आगे हम चलते हैं त्रिभुज के प्रकार के बारे में। तो त्रिभुज जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते थे। एक समबाहु त्रिभुज होता था, एक समद्विबाहु त्रिभुज होता था, एक विषमबाहु त्रिभुज होता था, एक समकोण त्रिभुज होता था। तो एक्चुअली में त्रिभुज का जो फार्मूला आया था वो हीरोन्स ने दिया था, अलेक्जेंड्रिया मिस्र के रहने वाले हीरोन्स थे और उन्होंने ही दिया था, और वो था विषमबाहु त्रिभुज के लिए। उन्होंने क्या बताया था कि परिमाप जो होता है तीनों भुजाओं का योगफल के बराबर होता है और इसका जो क्षेत्रफल होता है s इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी होता है, जहां s मतलब होता है सेमी पैरामीटर, इससे s का मतलब होता है सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप और तीनों भुजाओं का योगफल बटे के 2। वहीं से ये फार्मूले आए थे कि परिमाप जो होगा तीनों भुजाएं होंगी यानी 3 गुणे भुजा हो जाएगी। इसका जो क्षेत्रफल होता था इन्हीं में से जब कॉमन लेते थे तो करनी में 3/4 गुणे भुजा का स्क्वायर होता था। इसकी ऊंचाई अगर निकालना होता था तो करनी में 3/2 गुणे भुजा होती थी। अगर इस समद्विबाहु त्रिभुज होता था तो इसका परिमाप जो है 2 गुणे समान भुजा प्लस असमान भुजा होता था। अगर इसका जो है क्षेत्रफल पूछना होता था तो वो यहीं से आता था, इसी सूत्र से, असमान भुजा बटे के 4 करनी में समान भुजा का स्क्वायर माइनस असमान भुजा का स्क्वायर। अगर कोई त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है और आपको ये सारे सूत्र जो भूल गए, तो यही वो सूत्र है जिससे किसी भी त्रिभुज का या वो समकोण हो, समद्विबाहु हो, विषमबाहु हो, चाहे वो किसी भी त्रिभुज का सूत्र हो, वो निकाला जा सकता है। अगला होता था समकोण त्रिभुज। समकोण मतलब एक कोण 90 अंश का होता था, उसको कहते थे समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकलता था? तो दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल, ये कर्ण होती थी वो सबसे बड़ी भुजा होती थी, दोनों छोटी भुजाओं का गुणनफल बटे के 2 होता था। इसका परिमाप होता था तीनों भुजाओं का योगफल। आगे हम चलते थे और इसके आगे आपने क्या सीखा भाई कि कब जो है त्रिभुज न्यून कोण त्रिभुज होगा, कब समकोण त्रिभुज होगा, कब अधिक कोण त्रिभुज होगा। तो जब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग से बराबर होता था तो वो न्यून कोण त्रिभुज होता था। जब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता था तो वो समकोण त्रिभुज होता था। जब 2 छोटी भुजाओं के वर्गों का योगफल तीसरी भुजा का वर्ग सदैव बड़ा हो तो वो अधिक कोण होता था।
अगली बात हमने सीखी थी, वो सीखी थी वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में आपने क्या सीखा था कि वर्ग जो होता था ऐसी आकृति होती थी जिसकी सभी भुजाएं समान होती थी और एक कोण 90 डिग्री का होता था। वर्ग का परिमाप होता था 4 गुणे भुजा और क्षेत्रफल होता था भुजा का स्क्वायर। एक बीच में एक बात मैंने बताई थी कि कोई भी आकृति हो उसके भीतर कितने विकर्ण होंगे, इसका सूत्र होता था कि n गुणे n माइनस 3/2, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या होती थी। जैसे पूछा गया था कि समअष्टभुज के भीतर कितने विकर्ण होंगे, तो 8 × 8 माइनस 3/2 यानी 20 होंगे विकर्ण। ठीक है, आगे हमने बताया था कि इसका विकर्ण जो होता था वो क्या होता था, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेते थे कि सामने वाली भुजा कर्ण होती थी तो ए और ये स्क्वायर कर देते थे, तो 2 कड़ी में ए स्क्वायर होता था, 2 को बाहर निकाल लेते थे तो 1 कड़ी में 2 हो जाता था। अगर विकर्ण दिया होता था उसका क्षेत्रफल निकालना होता था तो विकर्ण स्क्वायर बैठे के 2 कर देते थे। अगला हमने पढ़ा आयत के बारे में। ऐसी आकृति जिसकी लंबाई और चौड़ाई यानी आमने सामने की भुजाएं समान होती थी और प्रत्येक कोण 90 अंश का होता था, उसे आयत कहते थे। वर्ग भी एक प्रकार का आयत ही होता था। अब आयत का परिमाप होता था 2 बार लंबाई और 2 बार चौड़ाई, यानी 2 लंबाई धन चौड़ाई। अब इसका क्षेत्रफल होता था लंबाई गुणे चौड़ाई और इसका विकर्ण होता था करनी में लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। अगला होता था वृत्त। वृत्त में आपको मैंने बताया था कि जो एक भुजा बिंदु से जिसको मान के चारों तरफ जो रेखाएं खींची जाती थी, लाइन खींची जाती थी, आर्क बनाया जाता था, उसको कहा जाता था त्रिज्या, और त्रिज्या का डबल ही कहा जाता था व्यास। अगर परिधि पूछा जाता था तो व्यास में पाई का गुणा कर देने पर जो है परिधि मिल जाती थी, या इसी को कहते थे व्यास बराबर 2r, तो 2 पाई r हो जाता था। अब इसका क्षेत्रफल पूछा जाता था तो पाई r स्क्वायर होता था। इसी बीच कुछ मैं आपको चीजें बता दे रहा हूं, आपको ये याद होना चाहिए। वो क्या याद होना चाहिए, एक सूत्र है और इनको आपको याद होना चाहिए, वो मैं बता देता हूं। अगर त्रिज्या और ये परिधि और ये होता है क्षेत्रफल, ध्यान दीजिएगा, अगर इतना याद रहे तो परीक्षा में दिक्कत नहीं होती है। अक्सर अगर भुजा त्रिज्या 7 रहे तो परिधि आएगी 44 और ये आएगा 154। अगर त्रिज्या 14 है तो ये होगा 88, ये होगा 616। ठीक है, अगर ये आएगा 21 होता है, 21 सेंटीमीटर होता है, 21 मीटर होता है, 21 कुछ भी होता है, तो ये हो जाएगा 132। अगर ये 28 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 176, ये हो जाएगा अगर 35 तो ये हो जाएगा 220। अब ध्यान दीजिएगा, इधर तो केवल पहाड़ा ही पड़ता रहा, 44 का डबल ट्रिपल, 44 चौके 44 पंजे। इधर होता है अगर इधर पूछा जाए तो ये होता है 1386। ठीक है, और ये आपको कहां से रहा है, चलिए मैं बता देता हूं। जैसे ये पूछा जाए कि त्रिभुज की भुजा ये है तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल का सूत्र आप जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये पाई का मान हो गया 22 बटे के साथ, आर कितना हो गया 28 गुणे 28। इसको हमने कट कर दिया चौके। अब यहां से हमने कर दिया तो 4 बट्टे 32 और 4 दूना के 8 3 11 और गुणते 22। अब 22 दूना के 44 और 22 से कम 22, 22 4 26 और 22 से कम 22 और 22 2 24। तो ये होता है भाई 24 64 और ये होता है भाई 38 50। ये पूरा जो है आपको याद होना चाहिए, केवल इसी को तो याद करना है। अक्सर अब पूछा जाएगा कि किसी वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो बिना समय गवाए आप तुरंत बता देंगे कि 154 होगा। किसी वृत्त का परिधि 132 है तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो बिना समय गवाए 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। किसी वृत्त का परिमाप किसी वृत्त का क्षेत्रफल 3850 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसका व्यास क्या होगा, तो ये त्रिज्या निकल जाएगी 35 और व्यास हो जाएगा 70। उसका जो है परिधि पूछ दिया जाएगा, परिधि मतलब कि चारों ओर घेरने के लिए कितनी लंबी रस्सी चाहिए, तो ये हो जाएगा 220। तो इसको जो याद रखता है वो कभी जो है इसमें मात नहीं खाता है। आगे चलते हैं, समचतुर्भुज। ऐसी आकृति ध्यान दीजिएगा, समचतुर्भुज किसे कहते हैं।
ऐसी आकृति जिसके सभी भुजाएं समान हो किंतु प्रत्येक कोण 90 अंश का ना हो, क्योंकि वो 90 अंश का हो जाएगा तो वो हो जाएगा वर्ग, तो प्रत्येक कोण 90 अंश का ना हो उसे कहते हैं समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होती है वो कर्ण कहलाती है। अब इसका परिमाप होता है, चारों भुजाओं को जोड़ लीजिए, विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, और ये कर्ण जो हो जाएगा वो पाइथागोरस सम प्रमेय से ये है d1/2 d2/2 का स्क्वायर करने में करेंगे, क्षेत्रफल हो जाएगा विकर्णों का गुणनफल बटे के 2। आगे पूछा जाता है तो आगे होता है भाई समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज यानी जिसके दो भुजाएं आमने सामने की समान होती हैं, ध्यान दीजिएगा, और प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होता, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। आपको एक बात ध्यान देना होगा कि समचतुर्भुज भी एक प्रकार का समानांतर चतुर्भुज होता है। समचतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, तो सभी भुजाएं समान हो यानी आमने सामने की भुजाएं भी समान होंगी, प्रत्येक कोण 90 अंश का नहीं होगा, तो समचतुर्भुज एक समानांतर चतुर्भुज होता है। क्योंकि यूपी टेट में एक बार ऐसा सवाल आया था कि प्रत्येक समचतुर्भुज समानांतर चतुर्भुज होता है, प्रत्येक समानांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज होता है, प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, प्रत्येक आयत एक वर्ग होता है। अब इसमें से पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सदैव सत्य है, तो दो बातें सदैव सत्य थी कि प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है और प्रत्येक समचतुर्भुज एक जो है समानांतर चतुर्भुज होता है। ये दो बातें जो है सत्य थी। आगे इसमें पूछा जाता है कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का मतलब कि जिसके दो भुजाएं समानांतर हो और दो भुजाएं समान हो, उनको कहते हैं समानांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, और ट्रेपेजियम बोलते थे। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र परिमाप क्या होता था, चारों भुजाओं का योगफल बटे के चारों भुजाओं का योगफल होता था। अगर क्षेत्रफल पूछा जाता था तो आमने सामने की भुजाओं को जोड़ के आधा कर लीजिए, गुणे उनके बीच की दूरी कर लीजिए, गुणे उनके बीच की दूरी कर दीजिए। तो ये आपको था बेसिक फार्मूला, और इन्हीं फार्मूलों से हम जो है अगले नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे सवाल। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभ रात्रि।